शीतपुर गांव में पिछले 5 साल से सूखा पड़ा था। गांव के लोग पहले ही भूख और प्यास से त्रस्त थे और अब सर्दी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। गांव की गलियां बर्फ से ढकी थीं। बच्चे लकड़ियां जलाकर आग तापने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ रही थीं। अर्जुन का परिवार एक झोपड़ी में ठंड से जूझ रहा था। अर्जुन की पत्नी ज्योति अर्जुन से रोते हुए बोली, अर्जुन, मधु का बुखार बढ़ता जा रहा है। वो कांप रही है और हमारे पास उसे ढकने के लिए एक सही कंबल भी नहीं है। हाँ, अरे मैं सब जानता हूँ ज्योति, लेकिन हम करें तो करें क्या? खेतों में कुछ उगता नहीं और मजदूरी भी कहीं मिलती नहीं। कहाँ से लाऊं उसके लिए कंबल? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। भगवान, हमारी क्या गलती थी? क्यों हमें ऐसी सजा मिल रही है? ज्योति, रोने से कुछ नहीं होगा। सुनो, मैं मुखिया के पास जाऊंगा। वो गांव का मुखिया है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। मुखिया का घर गांव के बाकी घरों से बेहतर स्थिति में था। ठंडी हवा के बीच मुखिया आराम से आग ताप रहा था। अर्जुन उसके पास मदद की उम्मीद में पहुंच गया। मुखिया जी, मधु की हालत बहुत खराब है। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। अरे, ठंड ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। आप तो गांव के मुखिया हैं ना, आप कुछ कीजिए, कुछ तो हमारी मदद कीजिए। हाँ अर्जुन, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि राजा विक्रम ने मदद भेजी है और वो सारी मदद जमींदार के पास पहुंचती। हमें उसी से कुछ बात करनी हो। हाँ, अगर राजा ने मदद भेजी है तो फिर हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? हम क्यों ऐसे परेशान हैं? यह तो जमींदार विनायक ही बताएगा। चलो, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूं। जमींदार का घर एक बड़ी हवेली थी। वहां के नौकर चाकर आराम से कंबल ओढ़े हुए थे। मुखिया और अर्जुन वहां पहुंच गए। अरे मुखिया जी, आइए, कैसे आना हुआ बताइए। महाराज, गांव वालों को मदद की सख्त जरूरत है। राजा विक्रम ने जो सहायता भेजी थी वो मेरे पास है। अरे, कंबल भी है और अनाज भी है, लेकिन ये सब मुफ्त में तो नहीं मिलेगा ना, है ना? क्या मतलब? अरे, गांव के लोग ठंड से मर रहे हैं और आप मुनाफा कमाने का सोच रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भैया, सीधी बात तो कह रहा हूँ। अगर किसी को मदद चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम करो, वरना जाओ ठंड में मर जाओ। जब बचोगे ही नहीं तो क्या करोगे? अरे, आप इंसान हैं या फिर राक्षस? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर लोग मर रहे हैं तो मरने दो, एक दिन तो मरना ही है। मुझे तो भैया बस जमीन चाहिए, सीधी बात कहता हूँ मैं। अर्जुन गुस्से में जमींदार की हवेली से बाहर निकल गया। मुखिया चुपचाप खड़ा देखता रहा। गांव में ठंड के कारण कुछ लोग दम तोड़ चुके थे। मातम का माहौल था। महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन की झोपड़ी में ज्योति और मधु ठंड और भूख से बेहाल थीं। अर्जुन, कुछ कीजिए, मधु को बचा लीजिए। भगवान, क्या अब सिर्फ मौत ही हमारे हिस्से में बची है? अब कुछ नहीं बचा क्या करूं? हमारी बिटिया तड़प रही है। पिताजी, मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत ठंड लग रही है। नहीं मधु, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करूंगा। कुछ दिन बाद शीतपुर गांव में ठंड से लोगों की मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा। हर तरफ मातम का माहौल था। ये देखकर मुखिया जमींदार की हवेली में जाकर जमींदार से बोला, अरे ओ जमींदार, गांव के हालात खराब होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही लोग मरते रहे तो ये खबर राजा विक्रम तक पहुंच जाएगी। फिर तो आपको भी सजा हो सकती है ना? हैं?
ए भैया मुखिया, देखो मुझे डराने की कोशिश ना करो। मैं जानता हूँ कि राजा विक्रम तक ये खबर नहीं पहुँचेगी, और अगर पहुँची भी तो मुझे कौन छू सकता है? आए सामने, बताए भला। अरे लेकिन गांव वालों की हालत देखकर मुझे डर लग रहा है, कुछ तो इंसानियत दिखाओ। हे, अरे तुम तो जानते हो मेरी नजर कब से इन गांव वालों के जमीन पर है। अरे ये ठंड हमारे लिए सुनहरा मौका है। हाँ, अरे जमींदार, जो तुम्हारा सपना है वो मेरा भी सपना है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे सब जानता हूँ मुखिया, सब जानता हूँ। तुम ये जो गांव वालों के लिए अच्छाई का नकाब ओढ़े हुए हो, उस नकाब के अंदर कितना घिनौना चेहरा छिपा है, इस बात को मुझसे अच्छी तरह कौन जान सकता है? क्यों है? अरे घिनौना चेहरा तो तुम्हारा भी है जमींदार। बड़े आए मुझे घिनौना कहने वाले हैं? अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नकाब ओढ़े नहीं फिरता। जो है सामने है खरा खरा सच सच, समझे भैया? ओ जमींदार, अगर मैं नकाब नहीं ओढ़ूंगा ना तो गांव वाले कुछ ही दिनों में बगावत पर उतर आएंगे, और जब गांव वाले बगावत पर आते हैं ना तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर जमींदार क्रोधित होते हुए बोला, हाँ तो फिर तुम ही बताओ मुखिया, मैं क्या करूं? मैं अनाज और कंबल मुफ्त में गांव वालों को तो नहीं दूंगा। अरे तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ज्यादा तेज चलती है ना, तुम दोहरा गेम खेलते हो। बताओ, तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। जमींदार की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, एक उपाय है जमींदार। बोलो बोलो, कैसा उपाय? जमींदार, तुम गांव वालों में खराब अनाज बंटवा दो। वैसे भी उस अनाज को तुम फेंक देते हो, तो इस समय गांव वाले भूख से बेहाल है, खराब अनाज में ही खुश हो जाएंगे। और तुम्हारे पास जो बेकार कंबल पड़े हुए हैं वो बांट दो, और गांव वालों से कहो कि अगर इससे बेहतर सेवा और चाहिए तो उन्हें अपनी जमीन तुम्हारे नाम करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे विश्वास है कि इस ठंड के कहर में वो तुम्हारी बात मानने को विवश हो जाएंगे। मुखिया की बात सुनकर जमींदार हंसते हुए बोला, हाँ ये कुछ बात कही तुमने, बहुत बढ़िया, शाबाश। तभी तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी का कोई जवाब नहीं। बहुत ही बढ़िया खोपड़ी पाई है भाई। जमींदार की बात सुनकर मुखिया हंसता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार गांव वालों के बीच अनाज और कंबल बांटने पहुंच गया। गांव वालों, मैं तुम्हारी मदद के लिए अनाज और कंबल लाया हूँ। अगर तुम्हें और अच्छा अनाज, भोजन और मोटे कंबल चाहिए तो तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। सीधी बात, खरी खरी सच्ची बात। अरे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये कंबल चाहिए। अरे दे दो भैया, दे दो, जो है वो दे दो, दे दो। अरे आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? शर्म नहीं आती, इंसानियत नहीं है? तुम इसे फायदा कहो या व्यापार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। गांव वाले मजबूरी में कंबल और अनाज के लिए अपनी जमीन के कागजों पर दस्तखत करने लगे। इधर अर्जुन की झोपड़ी में ठंड और भूख ने ज्योति और मधु को बुरी तरह तोड़ दिया था। ज्योति रोते हुए अर्जुन से बोली, मधु अब और सहन नहीं कर पाएगी, उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। जमींदार ने हम जैसे गरीबों को मौत के लिए छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपनी जमीन उसके नाम नहीं करूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं एक बार फिर से मुखिया जी से सहायता मांगने जाऊंगा। इस बार कुछ भी हो जाए, सहायता लेकर आऊंगा। अर्जुन उसी समय मुखिया के पास चला गया। अर्जुन नहीं जानता था कि मुखिया भी जमींदार के साथ मिला हुआ है, और अर्जुन को क्या, गांव का कोई व्यक्ति मुखिया के गंदे चेहरे को नहीं पहचानता था। अर्जुन मुखिया के घर पर जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, अरे मुखिया जी, मेरी बेटी भूख और ठंड से बेहाल है, बीमार है, और मेरी पत्नी भी। आप तो जानते हैं ना कि कोई भी इंसान अपने परिवार को इस तरह से तकलीफ में नहीं दे सकता।
मेरी मेरी सहायता कीजिए, कुछ तो मदद कीजिए, कुछ तो। देखो अर्जुन, तुम तो जानते हो कि सारा गांव जमींदार को अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो गया, और ऊपर से जब मैं तुम्हें पहली बार जमींदार के घर पर लेकर गया था तब तुमने जमींदार को बुरा भला भी बोला था। अब बताओ भला क्या किया जाए? अरे ठीक है, मेरी एक बार जमींदार से मुलाकात करवा दीजिए। हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मेरे साथ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, कुछ फायदा नहीं होने वाला। मुखिया अर्जुन को उसी समय जमींदार की हवेली में लेकर चला गया। अर्जुन को देखकर जमींदार गुस्से से बोला, अर्जुन, अरे भैया तुम काहे यहाँ आए हो? तुम तो बड़ा ज्ञान बांट कर गए थे, क्या हो गया बोलो। जमींदार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मुझे अनाज और कंबल चाहिए। अच्छा, अनाज और कंबल चाहिए? तो बेटा तुम्हारा बाप यहाँ रखवा गया था या तुम्हारी अम्मा? बोलो, जो तुम अपना हक मांगने आए हो। ये सुनकर अर्जुन आग बबूला हो गया। जमींदार, अनाज और कंबल तो तुम्हारे पिता भी रखकर नहीं गए थे। मैं सब जानता हूँ कि राजा विक्रम की ओर से गांव वालों को सहायता मिली है। राजा विक्रम ने सारे गांव वालों को तुम्हें ढेर सारा अनाज और कंबल बांटने के लिए भेजा है, मगर तुम नीच आदमी उसका दुरुपयोग कर रहे हो। जमींदार क्रोधित होकर अर्जुन की ओर देखकर बोला, ए, कान खोल के सुन ले, अब अगर तू अपनी जमीन भी मेरे नाम कर देगा तब भी मैं तुझे अनाज और कंबल नहीं दूंगा। ये पत्थर की लकीर है, समझ लेना। और जाके मेरी शिकायत जहां राजा विक्रम से करनी हो कर दे, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। जा। जमींदार ने अर्जुन को अपमानित करके अपनी हवेली से निकाल दिया। अर्जुन रोता हुआ जमींदार की हवेली से बाहर निकलकर अपने आप से बोला, खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को बहुत दुख होगा, और मेरी बेटी इसी आस में है कि उसके पिता अनाज और कंबल लेकर आएंगे। अरे अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अर्जुन चिंता की अवस्था में बड़बड़ाता हुआ जंगल की ओर निकल गया और ठंड और भूख से बेहाल वो अपनी किस्मत पर रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, हे भगवान, क्या हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची? क्या हमारे हिस्से में बस दुख और दर्द ही है? क्या करूं? तभी एकाएक जंगल में एक हल्की रोशनी प्रकट हो गई और रोशनी के साथ एक साधु प्रकट हो गए। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मेरे गांव में लोग ठंड और भूख से मर रहे हैं। मेरे पास बेटी और अपनी पत्नी को बचाने का कोई उपाय नहीं है। मेरे गांव के जमींदार गांव के लोगों की भूख और ठंड का फायदा उठा रहा है और उनका शोषण कर रहा है। तुम शायद नहीं जानते कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, उस पेड़ के नीचे मैंने बरसों से तपस्या की है। तुमने इस पेड़ के नीचे अपना दुख मुझे सुनाया है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। लेकिन आप कौन हैं बाबा? मैं एक साधु हूँ। मैं हमेशा तपस्या में लीन रहता हूँ। मैं सांसारिक मोह माया से बहुत दूर हूँ, परंतु जब भी किसी की मुसीबत के बारे में सुनता हूँ तब उसकी सहायता जरूर करता हूँ, क्योंकि मुसीबत के समय दूसरे की सहायता करना हमारा कर्तव्य है और इसी को तो इंसानियत कहते हैं। इतना बोलकर साधु महाराज अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशा में घुमाने लगे। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से उनके हाथ में एक घड़ा प्रकट हो गया। साधु उस घड़े को अर्जुन को देते हुए बोले, इस घड़े को ले जाओ। ये कोई मामूली घड़ा नहीं, चमत्कारी घड़ा है। बाबा, इसमें ऐसा क्या है? इस घड़े में असीमित अनाज और कंबल है। तुम इस घड़े से जितना भी अनाज और कंबल मांगोगे ये तुम्हें देगा, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। लोभ से इसका विनाश होगा। बाबा, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। साधु अदृश्य हो गए
और अर्जुन घड़े को लेकर वापस गांव की ओर निकल पड़ा। अर्जुन घड़ा लेकर घर आ गया। ये क्या है? अरे भगवान ने हमारी सुन ली ज्योति। ये घड़ा हमारी सारी परेशानियों को दूर करेगा। देखो देखो, ये लेकिन कैसे? ये क्या कर रहे हो आप? अर्जुन सारी घटना बताते हुए ज्योति से बोला। साधु महाराज ने कहा था कि ये चमत्कारिक घड़ा है। तो फिर देर किस बात की है? इस घड़े से मांग कर देखो। अर्जुन उस घड़े की ओर देखकर बोला, मुझे ढेर सारा अनाज चाहिए। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी घड़े से ढेर सारा अनाज निकलने लगा। देखते ही देखते अर्जुन के कक्ष में अनाज का भंडार एकत्रित हो गया। ये देखकर अर्जुन की इकलौती पुत्री मधु खुश हो गई और बोली, पिताजी, अब तो हमारे पास ढेर सारा अनाज है। मधु, देखो बेटा, ये केवल हमारा अनाज नहीं है, बल्कि उन सारे असहाय गांव वालों का है जो बेचारे अनाज और कंबल के खातिर अपने पूर्वजों की जमीन जमींदार के नाम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना बोलकर अर्जुन घड़े की ओर देखकर दोबारा बोला, हाँ, अब मुझे ढेर सारे कंबल चाहिए। इतने कंबल कि मेरे किसी भी गांव वासी को ठंड से परेशान न होना पड़े। इतने कंबल। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी घड़े से कंबल ही कंबल निकलने लगे। देखते ही देखते अर्जुन का कक्ष कंबल से भर गया। ये तो चमत्कार है अर्जुन। अब हमारे गांव में कोई भी भूखा और ठंड से परेशान नहीं होगा। अगले दिन अर्जुन गांव के हर घर में कंबल और अनाज बांटने लगा। अर्जुन भाई, ये सब कैसे संभव हुआ? भगवान ने मेरी सहायता की है और तुम्हारी भी की है। अब मैं किसी को भूखा या ठंड से मरने नहीं दूंगा। चलो, सब लोग ले लो। तुमने हमारी जान बचाई है बेटा। ठंड के मारे इन बूढ़ी हड्डियों में, अरे बूढ़ी हड्डियां टूटी जा रही थी। अर्जुन बेटा, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी का माहौल था। कुछ ही देर में ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। मुखिया तुरंत जमींदार के पास जाकर बोला, उस अर्जुन के पास न जाने कहां से इतने कंबल और अनाज आ गया कि वो सारे गांव वालों को बांटता फिर रहा है। अरे हो न हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुखिया, जाओ, जाकर पता करो। मुखिया उसी दिन से अर्जुन के ऊपर नजर रखने लगा और एक दिन उसने घड़े से कंबल और अनाज निकलते हुए देख लिए। मुखिया तुरंत दौड़ता हुआ जमींदार के पास सारी घटना बताता हुआ बोला, जमींदार, अर्जुन के पास कोई चमत्कारी घड़ा है। हाँ, अरे उसी से ढेर सारा अनाज और कंबल निकाल रहा है। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, ना कभी सुनी। अरे अर्जुन तो पूरे गांव का हीरो बन गया है, नायक। लोग अब आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं हैं। आखिरकार ये घड़ा उसके पास आया कहां से? अगर ये घड़ा हमारे पास आ जाए तो पूरे राज्य पर हमारा राज हो सकता है। क्या कहते हो? हाँ, लेकिन अर्जुन इसे इतनी आसानी से देगा थोड़ी। अरे अर्जुन की कोई बात नहीं मानेगा। हम उससे ये घड़ा छीन लेंगे। अर्जुन की सुन कौन रहा है या पूछ कौन रहा है कि तू देगा कि नहीं देगा? अरे छीन लेंगे हम। अगले दिन जमींदार गांव वालों को इकट्ठा करता हुआ बोला, गांव वालों, तुम अर्जुन से सहायता ले रहे हो, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वो सहायता तुम्हें ले डूबे। हाँ, ये क्या कह रहे हो जमींदार? जरा खुल के बताओ। सही कह रहा हूँ। अर्जुन से सहायता लेने से पहले क्या तुमने उससे पूछा कि उसके पास इतना सारा ढेर सारा अनाज और कंबल कहां से आया? अर्जुन के पास एक विचित्र जादुई घड़ा है, हाँ, जो कि मेरा है, और इस जादुई विचित्र घड़े से अनाज और कंबल निकलता था। वरना तुम सबको क्या लगता है, राजा विक्रम ने तुम सब गांव वालों के लिए अनाज और कंबल भेजा था? अरे कुछ नहीं भेजा था। तुम नहीं जानते वो विचित्र जादुई घड़ा मैंने कितनी मुसीबत से प्राप्त किया था। इसीलिए मैं तुम सबको अनाज और मुफ्त कंबल नहीं दे रहा था। अब समझे? तुम सबकी जमीनें मांग रहा था। मुझे
किसी भी कीमत पर वो जादुई विचित्र घड़ा चाहिए, वो मेरा है। तभी वहां पर अर्जुन आ पहुंचा और जमींदार की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, झूठ मत बोलो जमींदार। सच तो यह है कि मेरे पास जादुई विचित्र घड़ा है, परंतु वो मेरा है, मेरा, तुम्हारा नहीं। अरे अरे अरे, देखो भला, कैंची जैसी जबान चल रही है, मेरा मेरा। बकवास मत करो अर्जुन, तुम मुझे जानते नहीं हो। ओ हो, अरे तुम्हें कौन नहीं जानता। तुम अपनी इस गीदड़ भभकियों से किसी और को डराना, मुझे नहीं। वो घड़ा तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, समझे? भूल जाओ उसे। और ये मत भूलो, उस घड़े से निकले अनाज और कंबल से मैं गांव वालों की सहायता कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। हाँ भैया, अर्जुन सही कह रहा है। जमींदार, तुम ही झूठ बोल रहे हो। तभी मुखिया गांव वालों से बोला, गांव वालों सुनो सुनो सुनो, मैं कभी जमींदार का पक्ष नहीं लेता, आप लोग जानते। और जब जमींदार ने अनाज और कंबल देने के नाम पर तुम सबकी जमीन अपने नाम करनी चाहे, तब भी मैंने जमींदार का विरोध किया था कि नहीं किया था? हाँ, और मैंने उसे समझाया भी था। मैं जानता हूं कि जमींदार स्वभाव से क्रूर है, परंतु इस समय दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूं कि जमींदार सच बोल रहा है। हाँ, वो जादुई विचित्र घड़ा जमींदार का ही है। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन की समझ में सारी कहानी आ गई। अर्जुन गांव वालों की ओर देखकर बोला, हाँ, मुझे पहले से ही शक था कि मुखिया जमींदार से मिला हुआ है, और आज इसने झूठ बोलकर ये साबित भी कर दिया कि इसमें केवल अच्छाई का नकाब ओढ़ रखा है और कुछ नहीं। तभी एक व्यक्ति जमींदार और अर्जुन की ओर देखकर बोला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो घड़ा किसका है इस बात का फैसला अभी हो जाएगा, रुको। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी चौंक पड़े। जमींदार उस व्यक्ति से बोला, ए भैया, तुम कौन हो? मैं राजा विक्रम का गुप्तचर हूँ। राजा विक्रम ने अपने राज्य के सभी गांव में अपने गुप्तचर भेजे हुए हैं, ये देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा दी हुई सहायता गांव में पहुंच रही है या नहीं। ये सुनकर जमींदार के चेहरे का डर साफ दिखाई देने लगा। महाराज कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, वही फैसला करेंगे। गुप्तचर ने इतना कहा ही था कि तभी राजा विक्रम वहां आ पहुंचा। गुप्तचर राजा विक्रम को सारी घटना बताने लगा। राजा विक्रम अर्जुन की ओर देखकर बोला, जाओ उस घड़े को लेकर आओ। अर्जुन बेचारा उस घड़े को लेकर वहां राजा विक्रम के पास खड़ा हो गया। राजा विक्रम जमींदार से बोला, क्या ये घड़ा तुम्हारा है? अरे हाँ हाँ महाराज, ये घड़ा मेरा है। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गए। साधु को देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। साधु राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोले, महाराज, ये घड़ा मैंने अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन और उसका परिवार बहुत परेशान था और गांव में सभी लोग ठंड से और भूख से बेहाल थे। जमींदार तो बस उनकी बेबसी का फायदा उठा रहा था और इसमें मुखिया भी शामिल था। जमींदार झूठ बोल रहा है। इतना बोलकर वो साधु वहां से गायब हो गए। राजा विक्रम की समझ में सारा माजरा आ चुका था। राजा विक्रम ने उसी समय सैनिकों से जमींदार और मुखिया को बंदी बनाने का आदेश दिया और अर्जुन से बोला, तुम ही इस गांव के असली राजा हो, क्योंकि तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति दया है। शाबाश। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से चले गए। गांव के सभी लोगों को जमींदार और मुखिया से मुक्ति मिल चुकी थी। गांव वालों की जमीन उन्हें वापस मिल चुकी थी और अब अर्जुन के उस चमत्कारिक घड़े की वजह से उन सबको ठंड और भूख से राहत मिल चुकी थी।